आप देख रहे हैं फैक्टर बॉय डेनिम असजद के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की। और लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दें। दोस्तों, मेरा नाम प्रकाश है और मैं एक टैक्सी ड्राइविंग का काम करता हूं। टैक्सी ड्राइविंग का काम करते करते मुझे काफी दिन हो गए हैं, लेकिन एक दिन मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जो नॉर्मल तो नहीं कहा जा सकता। वैसे तो जिंदगी हमेशा कहीं ना कोई नया मोड़ खड़ा कर ही देती है, लेकिन आज से पहले मैंने कभी भी इस तरह का कोई दृश्य नहीं देखा था। एक ऐसा दृश्य जिसने मुझे अंदर तक डरा दिया था। तो आइए जानते हैं मेरे साथ घटा हुआ एक ऐसा किस्सा जिसे सुनकर शायद आप भी आज से भूत प्रेत में विश्वास करने लग जाओगे। तो दोस्तों, हुआ कुछ ऐसा था कि उस दिन मुझे अपनी ड्राइविंग का काम खत्म करने के बाद दीदी से मिलने के लिए जाना था। दरअसल इन दिनों मेरे दीदी की तबीयत थोड़ी खराब चल रही थी, जिसकी वजह से मैं उससे मिल नहीं पाया था और इसी के चलते मुझे उनसे मिलने के लिए जाना था। अब मैं किसी भी हालात में जाने को तैयार था। पहले तो मैंने अपना पूरा कम कर दिया और उसके बाद मैंने सोचा कि अब सही टाइम है, मैं उनसे मिलकर वापस लौट आऊंगा। और यही सोचकर मैंने अपनी गाड़ी को अपने हाल में खड़ा करने के बाद अब अपने घर से निकल चुका था। वैसे भी यहां से टैक्सी लेकर जाना मेरे लिए कुछ ठीक नहीं था, क्योंकि पिछले 2 दिन पहले ही वहां पर धुआंधार बारिश हुई थी और उस बारिश की वजह से काफी रास्ते टूट भी गए थे। इसलिए मुझे बस से ही जाना था। वैसे भी उसे गांव की दूरी यहां से करीब 11 किलोमीटर की दूरी पर थी, जिसमें मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला था, लेकिन मुझे हॉस्पिटल के लिए भी तो निकालना था। तो ऐसे में थोड़ी दिक्कत तो होने वाली थी, लेकिन तभी मैंने सोचा कि गाड़ी का पेट्रोल जलाने से तो अच्छा है कि मैं बस के अंदर ही चला जाऊंगा। और यही सोचकर मुझे बस में निकालना पड़ रहा था। सबसे पहले तो मैं बस स्टैंड पर पहुंच गया और जैसे ही मैं बस स्टैंड पर पहुंच तब जाकर मुझे पता चला कि बस थोड़ी लेट आने वाली है। इस वक्त शाम के 6 बज रहे थे और अब तक बस के आने में बस थोड़ा ही टाइम बचा हुआ था। वहीं से मैं कुछ केले लेकर खाने लगा, क्योंकि मुझे काफी भूख लग रही थी। तो मैं इतना तो जानता था कि इतने से मेरा पेट नहीं भरने वाला, लेकिन इतने में ही बस भी स्टैंड पर आ चुकी थी और बस के आते ही मैं तुरंत ही बस में चढ़ गया। दोस्तों, भूख के मारे इतनी सी देर में मेरी हालात खराब हो रही थी, लेकिन 1-2 केले खाने के बाद अब मेरी हालात में थोड़ा सुधार आ गया था और तब जाकर मुझे काफी ज्यादा अच्छा महसूस हो रहा था। मैं खिड़की वाले सीट पर बैठ गया, क्योंकि मुझे गुटखा खाने की बहुत आदत थी और गुटखा खाते खाते मुझे खिड़की वाली सीट के पास ही बैठना पड़ता था। खैर, मैं कुछ देर तक तो बस के अंदर बैठा रहा, लेकिन उसके बाद मुझे पता चला कि आगे का रास्ता कुछ ज्यादा खराब है, इसलिए बस थोड़ा आगे नहीं जा पाएगी। बस को यहीं पर रोका जाएगा और हमें आगे वाले हाईवे से दूसरी बस पकड़नी होगी। पर अभी तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन मुझे यह चिंता हो रही थी कि जब मैं रात में वापस आऊंगा तो मेरे लिए कितनी मुश्किल खड़ी होने वाली है। सिर्फ 11 किलोमीटर के इस रास्ते में मुझे पता नहीं कितनी मुसीबतों का सामना करना था। उसके बाद मैं बस से नीचे उतरा और मेरे साथ साथ कुछ और भी लोग थे जो बस से नीचे उतार चुके थे और उन्हें भी काफी लंबी लंबी दूरी तय करनी थी। जब मैंने एक बार के लिए उनकी तरफ देखा तो मुझे इस बात का तो एहसास हो ही चुका था कि इन लोगों को देखा जाए तो मुझे तो इनसे काफी कम दूरी तय करनी थी, लेकिन इसके बावजूद भी यह लोग इतने ज्यादा चिंतित नजर नहीं आ रहे थे। फिर मैंने सोचा कि चलो, अब जो होगा सो देखा जाएगा, और यही सोचकर अब मैंने अपनी पैदल यात्रा शुरू कर दी। मैंने भी ठान लिया था कि अगर यहां से मुझे कोई बस मिल गई तब तो ठीक है, और अगर मुझे कोई बस नहीं मिले तो फिर मैं इसे 3 या 4 किलोमीटर की एरिया को पैदल ही पार कर लूंगा। और यही सोचकर मैं पैदल जाने लगा। सच में वो रास्ता काफी सुनसान हो गया था। शायद उसके वजह यही थी कि यहाँ की सड़क टूट चुकी थी और अब साधनों का आना भी काफी ज्यादा कम हो गया था। अब इस हाईवे के बजाय दूसरी कच्ची सड़क से गुजरने लगे थे, इसलिए शायद यहाँ पर इस तरह भीड़ कम होना एक लाजमी सी बात हो गया था। उसके बाद मैं पैदल आगे जाने लगा और फिर इसी बीच एक सफेद रंग की गाड़ी मेरे बगल में आकर रुक गई। अब ना ही तो मैंने उस गाड़ी के सामने हाथ दिखाया था और ना ही मैंने सड़क के ऊपर चढ़कर यह साबित किया था कि मुझे लंबी यात्रा तय करनी है, लेकिन शायद वो कोई भला आदमी था, तो उसने तुरंत ही गाड़ी का ब्रेक लगा दिया और ब्रेक के लगाते ही मैंने उस गाड़ी के शीशे के अंदर से झांकते देखा तो मैंने पाया कि 40 बरस का एक बूढ़ा आदमी था वो, और वो मुझे गाड़ी के अंदर बैठने का इशारा कर रहा था।
धीरे धीरे मौसम भी खराब होने लगा था और अब बारिश के आने का संकेत लगातार बढ़ता जा रहा था। तभी उस आदमी ने कहा, अरे भाई साहब, मौसम बहुत खराब है, इससे अच्छा है कि आप जल्दी से मेरी गाड़ी के अंदर बैठ जाइए, मैं आपको छोड़ दूंगा। आगे तक उस आदमी की बात मुझे भी काफी हद तक ठीक लग रही थी, इसलिए मैं उस आदमी की उस गाड़ी में बैठ गया। मुझे ज्यादा लंबा रास्ता तो तय नहीं करना था। करीब 2 से 3 किलोमीटर का रास्ता बचा हुआ था, मगर बारिश के अंदर भीगने से तो अच्छा था कि मैं उसके साथ जाकर अपनी दीदी से मिल सकता था। खैर, उसके बाद मैंने उसको हॉस्पिटल का नाम बता दिया। जिस हॉस्पिटल का नाम सुनते ही उस आदमी ने कहा, अरे भाई साहब, आपकी किस्मत तो बहुत अच्छी है, मैं भी उस हॉस्पिटल के करीब से गुजर रहा हूं। और अब उस आदमी की बात सुनकर मुझे भी काफी ज्यादा खुशी हुई, क्योंकि मुझे मंजिल तक पहुंचने के लिए एक अच्छा सहारा मिल गया था। उसके बाद मैंने भी अपने जीजा जी को फोन करके पूछ लिया, तो उन्होंने मुझे इस हॉस्पिटल के बारे में बताया जिसकी मैं बात कर रहा था। पहले मैं पूरी तरह से कंफर्म नहीं था कि वही हॉस्पिटल होगा, लेकिन मेरी दीदी अक्सर इस हॉस्पिटल में अपनी तबीयत वगैरह की जांच करवाने के लिए जाती थी कि अब रास्ता तो ज्यादा लंबा नहीं था। लेकिन अब उस आदमी और मेरे बीच में कुछ बातें होने लगी थी। तभी उस आदमी ने बताया कि आजकल इस रास्ते को बंद कर दिया जा रहा है। रात में तो इस रास्ते से काफी कम गाड़ियां गुजरते हैं। कहते हैं कि रात में हाईवे के ऊपर भूत प्रेत घूमते हैं। और यही सुनकर मुझे थोड़ी हंसी आ गई, लेकिन मैंने इस चीज पर ज्यादा ध्यान देना ठीक नहीं समझा और महसूस किए कि कुछ देर के बाद ही उसे आदमी ने गाड़ी को ले जाकर इस हॉस्पिटल के एकदम सामने की तरफ रोक दिया। और उसके तुरंत बाद मैं उस गाड़ी से नीचे उतरा। नीचे उतारने के बाद मैं सीधा हॉस्पिटल के अंदर अपनी दीदी से मिलने के लिए चला गया। अब तक मेरे अंदर भी जान आ चुकी थी। काफी दिनों से मैं अपने दीदी से मिल नहीं पाया था। अब क्योंकि दीदी से मुलाकात करने के बाद मैं अपनी जीजा जी से मिला, तो जीजा जी ने मुझे बताया कि मेरी दीदी की तबीयत आज काफी हद तक ठीक हो चुकी है और अब वह काफी जल्दी ठीक हो जाएगी। यह सुनकर मुझे भी काफी हद तक राहत मिली और उसके बाद मैंने सोचा कि अब तो मेरा यहां से निकालना ही बेहतर होगा, क्योंकि अब मुझे यहां पर ज्यादा देर तक नहीं रुकना चाहिए। यही सोचकर मैं वापस से वहां से निकल चुका था। जब मैं निकाला था तो काफी रात हो चुकी थी और अंधेरा अपने पूरी छाया के साथ चारों तरफ छाया हुआ था। मुझे इतना तो मालूम पड़ गया था कि 11 किलोमीटर के रास्ते को पार करना मेरे लिए कतई आसान नहीं होने वाला, क्योंकि इस रास्ते को पार करते करते मेरी जान हलक में आ जाएगी। एक तो रास्ता टूटा हुआ था और ऊपर से यहां से गाड़ियां भी कम गुजराती थीं। ऐसे में मुझे इस 11 किलोमीटर के रास्ते के बजाय दूसरे गांव के साइड से होकर जो रास्ता जाता था उससे चलना चाहिए था, लेकिन उस वक्त शॉर्टकट लेने के चक्कर में मैं इस चीज को इग्नोर कर देता हूं और उसके बाद मैं रोड पर चलने लगा। मैंने ठान लिया था कि अगर मुझे कोई गाड़ी मिल जाएगी तब तो मैं उसके अंदर बैठ जाऊंगा, और अगर मुझे गाड़ी नहीं मिली तो फिर मैं पैदल ही रास्ता तय कर लूंगा। वैसे भी 10 से 11 किलोमीटर का रास्ता मेरे लिए कुछ ज्यादा नहीं था। इस तरह के रास्ते को मैंने काफी बार पर किया था, इसलिए मैं थोड़ा बिंदास हो गए। अपने पैदल यात्रा करने लगा। रात के करीब 10 रहे थे। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। रोड के ऊपर भी इस तरह कीड़े मकोड़े की आवाज आ रही थी, जैसे कि दुनिया में इंसान मर चुके हैं और सिर्फ छोटे मोटे कीड़े बचे हैं। गाड़ी की भी कोई ध्वनि नहीं थी। चारों तरफ बस गहरा सन्नाटा छाया था और अभी भी मैं पैदल पैदल अपने कदमों के साथ आगे बढ़ा जा रहा था। और फिर इसी बीच मुझे ऐसा लगा जैसे पीछे की तरफ कोई नाली में गिर गया हो, और ये आवाज ऐसी थी मानो किसी ने पानी के अंदर कोई बहुत ही बड़ा पत्थर फेंक दिया हो। अब उस सड़क के आजू बाजू में गड्ढे बने हुए थे, तो उनके अंदर किसी पत्थर का गिर जाना कोई बड़ी बात नहीं थी, इसलिए मैंने ध्यान ही नहीं दिया और चुपचाप अपने ही मगन में गाने गाते हुए थोड़ा आगे चलने लगा। इसी बीच किसी ने मेरा नाम लेकर मुझे पीछे से पुकार, और जब मैंने अपना नाम सुना तो मैं काफी हैरान हो गया था और उस समय मेरी जान हलक में आ गई थी। लेकिन उसके बाद मैं पीछे मुड़ा, और उसके बाद जैसे ही मैं पीछे की तरफ मुड़ा तो मैंने देखा कि पीछे की तरफ मुझे काफी सारे लोग नजर आ रहे थे। पहले तो मैंने सोचा था कि शायद एक का आदमी होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। मैंने देखा कि वहां पर मुझे गंदे कपड़े पहने हुए बहुत ही सारे लोग दिखाई दे रहे थे, जिनके पहनावे को देखकर ही ऐसा लग रहा था जैसे कि यहां पर कुछ तो गड़बड़ है। मैंने उनके सामने धीरे से हल्की आवाज में कहा, आप लोग कौन हैं और आप मुझे इस तरह क्यों देख रहे हैं? तो उनकी तरफ से आवाज आई कि हम सभी प्रेत हैं और तुम्हें मारने के लिए आए हैं, बस मुझे डरने के लिए। इतना ही काफी था। मैंने एक पल की भी देरी नहीं की
और उसके बाद वहां से सरपट भागने लगा। दोस्तों, मैं जानता था अगर मैं कुछ देर यहां पर रुक तो फिर मेरा मरना तय है, और उसके बाद मैं तब तक नहीं रुक जब तक मुझे रुकने का जरिया नहीं मिल जाता। मैं लगातार भागते रहा और फिर कुछ दूर आगे जाने के पर मुझे पीपल का एक बड़ा सा पेड़ दिखा, जहां मुझे लगा था कि पीपल के पेड़ के नीचे जाकर मेरी जान बच जाएगी। लेकिन इसका उल्टा होने वाला था। पहले तो मैं किसी तरह उस पेड़ के नीचे रुक गया, और जब पीछे मुड़कर देखा तो इस बार मेरे पीछे की तरफ से मुझे कोई नजर नहीं आ रहा था। अब मेरी सांस ऊपर नीचे चढ़ चुकी थी, जिसकी वजह से मेरी सांसों की आवाज लगातार बाहर जोर जोर से निकले जा रही थी। फिर किसी तरह मैंने अपने आप को शांत कर दिया, लेकिन अभी भी मेरे अंदर डर का समुद्र की तरफ भरा पड़ा था। फिर इसी बीच मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा, और फिर जैसे मैंने इस ठंडे ठंडे हाथ को महसूस किया तो मेरा पूरा शरीर कांपने लगा। धीरे धीरे जब मैंने पीछे पलट कर देखा तो मैंने पाया कि एक बड़ा आदमी मेरे पीछे खड़ा था, और उस आदमी ने बड़ी धीमी आवाज में कहा, देखो बेटा, इस पेड़ के नीचे रुकने का मतलब होता है खाई के अंदर घुस जाना। तुम तो पहले से यहां भूत प्रेत से बचकर आए हो, और तुमने इस पेड़ के नीचे रुककर ठीक नहीं किया। अब जितना जल्दी हो सके घर की तरफ भाग लो, और तुम सही समय के अंदर अपने घर नहीं पहुंचे तो फिर तुम्हारी जिंदगी भूतों की वजह से हमेशा के लिए तबाह हो जाएगी। उस आदमी के चेहरे पर मुस्कान थी। उसके चेहरे पर उस शैतानी मुस्कान को देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे, और मुझे अजीब सी घबराहट महसूस होने लगी थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यहां पर यह सब चल क्या रहा है। मुझे उसी वक्त काफी ज्यादा डर महसूस हो रहा था, लेकिन अब यहां से भागने के अलावा मेरे पास कोई दूसरा चारा भी नहीं था। फिर इस वक्त मैंने उस आदमी के बातों का ध्यान रखते हुए एक बार फिर से वहां से सरपट भगाना शुरू कर दिया, और इस बार तो मैं कहीं भी नहीं रुकने वाला था। जब तक मेरा घर नहीं आ जाता तब तक मैं अपने कदमों को कहीं भी नहीं रोकने वाला था। लेकिन थोड़ा और आगे जाने के बाद मुझे ऐसा लगा कि जैसे अब मेरे पैरों ने भी जवाब दे दिया है, और अब मैं थोड़ा बहुत भी आगे नहीं बांट पाऊंगा। लेकिन तभी पीछे से एक गाड़ी के हॉर्न की आवाज आई, और तभी मेरे अंदर फिर से जान डाल दी। मैंने गाड़ी के सामने अपना हाथ दिखाया, लेकिन साला वो गाड़ी वाला भी बदतमीज निकाला। वो गाड़ी को और भी तेज स्पीड से भगा गया और मेरे बिल्कुल करीब से निकाल गया। मैं समझ गया था कि यहां पर रात में इंसान को बहुत प्रीटी समझा जाता है, इसलिए कभी कभी टक्कर मार दी जाती है। ऐसे हालात में किसी भी कार ड्राइवर के सामने हाथ दिखाने का मतलब था अपनी मौत को बुलावा देना। मैंने तो ठान लिया था कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं भूत प्रेतों के हाथ नहीं लगने वाला। मगर अब मेरे शरीर ने भी मेरा साथ छोड़ना शुरू कर दिया था। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना, हम तब तक हार नहीं मान सकते जब तक हम अपनी जान नहीं गंवा देते। मैंने ऐसा किया। मैं अपने शरीर को जानबूझकर घसीटते हुए आगे की तरफ लेकर जाने लगा, और फिर कोई दूर आगे जाने के बाद ऐसा ही हुआ जिसकी मुझे उम्मीद थी। दरअसल अब मेरा पूरा का पूरा शरीर मेरा साथ पूरी तरह से छोड़ चुका था, और अब मैं सड़क के किनारे गिर पड़ा। मेरा जी घबरा रहा था और मुझे उल्टियां करने का मन कर रहा था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं है, क्योंकि थोड़ी देर के बाद थकान और डर के मारे मैं बेहोश हो गया। और जब मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा कि मैं वहां सड़क के किनारे ही पड़ा हुआ था, और अब आसमान में सूरज उगने लगा था। शायद उन लोगों को लगा होगा कि मैं कुछ शराबी हूं, सड़क के किनारे गिर गया था, जिसकी वजह से किसी ने मेरे ऊपर ध्यान ही नहीं दिया। मगर फिर उठकर मैं अपने घर लौट आया। पता नहीं क्यों, लेकिन उस दिन मेरी जान बच गई। दोस्तों, मेरी जान बचाने के पीछे का कारण तो मैं आज तक नहीं जान पाया, लेकिन वो रात बहुत ही ज्यादा खौफनाक तेज, जिसमें मेरी जान जाते जाते बच गई थी। खैर, शुक्र है भगवान का कि मैं किसी तरह से बच गया। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें, और साथ ही हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं तो कि आपके हमारी कहानी कैसी लगी। तो मैं आपका दोस्त असजद जल्द ही मिलेगा ऐसी एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।